तो दोस्तों आज हो गया 15 मार्च 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए खबर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, उन्हें खाली हाथ न लौटाए, एमएसपी पर कानून बने। उन्होंने कहा कि किसानों पर बल प्रयोग करना उचित नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं और किसानों का दर्द जानता हूं। यदि मेरी जरूरत पड़े तो मैं भी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा है कि उन्होंने जब किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट सुनी तो फोन करके इसे रुकाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख चुका हूं। पत्र में लिखा हूं कि किसानों को खाली हाथ मत लौटाना, यदि ऐसा हुआ तो नुकसान होगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में रविवार को शानदार जीत दर्ज करते हुए मुख्य विपक्षी टीडीपी को 75 नगर पालिकाओं और 11 नगर परिषदों में करारी शिकस्त दी है। वाईएसआर कांग्रेस को मिली इस जीत को जगनवाश कहा जा रहा है। आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी सिर्फ 5 नगर निकायों में दोहरे अंक में सीटें हासिल कर सकती है, जबकि विपक्षी भाजपा और जेएसपी को मामूली फायदा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस इस तस्वीर में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एक ट्वीट में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव नतीजों से हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि हमने धमकियों, सत्ता के दुरुपयोग और प्रलोभन के बावजूद अच्छा मुकाबला किया है। आज की तीसरी बड़ी खबर। कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कहा है कि महामारी राज्य में अनियंत्रित होती लग रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि अगर वो एक और लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो महामारी की रोकथाम के उपायों का पालन कर सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बढ़ते कोविड-19 मामलों के चलते अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सोमवार को विधान सौध में एक बैठक बुलाई थी। येदियुरप्पा ने बैठक बुलाने की घोषणा करते हुए कहा कि मैं हाथ जोड़कर लोगों से सहयोग करने की अपील करता हूं। अगर लोग सहयोग करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि बिना लॉकडाउन के हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू किए गए लॉकडाउन के संदर्भ में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लोगों से ये अपील की है। आज की चौथी बड़ी खबर। रालोसपा का जेडीयू में विलय होना बिहार की सियासत के मद्देनजर बड़ी घटना है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी रालोसपा सुप्रीमो जेडीयू से ही अलग हुए थे। बिहार की सियासत के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दोनों पार्टियों के प्रदर्शन के बाद से हो गई थी। विधानसभा चुनाव में जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई, वहीं जेडीयू ने अपने कोटे की सीटों में से मात्र 43 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन 2015 के चुनाव के मुकाबले अच्छा नहीं रहा और पार्टी आधी सीट पर भी जीत नहीं सकी। इसके बाद से ही दोनों दलों में बड़ा उलटफेर होने की संभावना बनने लगी थी। आपको बता दें कि ऐसे में जेडीयू ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लवकुश समीकरण को एक बार फिर साथ करने की ज़रूरत समझी। दरअसल बिहार में उपेंद्र कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ जाने से जेडीयू और कुशवाहा दोनों को फायदा होना तय है। आज की पांचवी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मूड में आ चुके हैं। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमले कर रहे हैं। रविवार को अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर फर्जी इनकाउंटर और हिरासत में मौतों की जांच की जाएगी, मानव अधिकार आयोग की रिपोर्टों और पीड़ित परिवारों की मांगों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि आज संविधान पर हमले हो रहे हैं। नेताओं पर झूठे मुकदमों और जांच एजेंसियों के छापे के बाद अब शारीरिक हमले हो रहे हैं। ये भाजपा की राजनीतिक इरादे का परिणाम है। दूसरों पर सिंडिकेट से संचालित होने का आरोप लगाने वाले लोग वास्तव में सिंडिकेट से संचालित हैं। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि 4 साल में भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास की गति अवरोध करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। पिछली सरकार के कामों को कोसना और फिर उन्हीं के कामों को अपना बताकर श्रेय लूटना, यही मुख्य काम रह गया है। आज की छठी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि बंदूक का शासन चल रहा है। मुठभेड़ के नाम पर मुस्लिमों और मजलूमों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम, दलित और पिछड़ा मिलकर देश की तकदीर बदल सकते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है। दरअसल ये बातें रविवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में कही है। सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर ये बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता, मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को
जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को, जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां के थे? अलीगढ़ के थे, मुजफ्फरनगर, आपके माओ बैरेज और बुलंदशहर से इनका ताल्लुक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह से अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई की जाती रहेंगी तो बताइए फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? आज मरने वालों के घरों में कोई जाकर उनसे पूछता नहीं है। वो 23 लोग जो मर गए, आज दुनिया उनके घर की तरफ रुख नहीं करती। कोई उस मरने वाले मां की बेटे से जाकर नहीं पूछता कि मां तू सुकून में है या नहीं। मरने वाले बेटे के बाप के पास कोई जाकर उससे पूछता नहीं है कि चचा आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जिन लोगों की जानें चली गई, आज उनके घर में कितना गम होगा, कितनी तकलीफ और कर्ब में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हमको अपनी जान के नजराने भी देना पड़े तो हम देते रहेंगे। अगर हमको अपनी जान कुर्बान करना पड़ा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला, अगर मैं आप एक खून का खतरा बहाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू मुझे जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा, मुझे ऐसी जिंदगी दे कि दमे वापसी तक मैं तेरे सामने सजदा करूं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने अपने सर को ना झुकाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब करीम आप मुझे जब तक जिंदा रखेंगे, मेरी जबान आपके जिक्र से तर होती रहे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता हूं और करता रहूंगा कि अल्लाह तू मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मुझे मेरी जबान में वो ताकत दे कि मैं जालिमों के सामने खड़े होकर उनके जुल्म और इंसाफ का मुतालबा करता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, ये मेरी जिंदगी का नज़्म-उल-ऐन है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता बनाकर रख। या अल्लाह मुझे ऐसा कुत्ता बनाकर रख जो कभी भी मजलूमों के जालिमों अगर जुल्म करे तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह अगर तू मुझे मौत दे तो शहीद की मौत दे, ताकि मैं आज तेरी जिंदगी जो तूने मुझे दी है, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता। कौन कौन सी नेमत का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं बेखौफ होकर बगैर किसी के डर से या बगैर किसी के सामने अपने सर को झुकाकर, क्योंकि हम अगर सर झुकाते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के आगे सर झुकाती है। मैं आपको ये तयक़ुन देने आया हूं कि ये मेरी जिंदगी का नज़्म-उल-ऐन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जुल्म किया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का खात्मा होगा, ये जुल्म का खात्मा होगा। कहां गई इंसानियत? ये हमारा देश गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है, ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का देश है। मेरे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक मासूम बच्चा गाजियाबाद में जाकर एक इबादत गाह में पानी पीता है, प्यासा है, पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, उसको मारा जाता है।
और उससे कहा जाता है कि तू इस मजहब का नहीं है, तू कैसे यहां पर आकर पाए।